हेलो स्टूडेंट्स, तो बीकॉम फाइनल के लिए हम देख रहे हैं इकोनॉमिक्स का सेकंड पेपर। बीकॉम फाइनल ईयर के लिए EFM पेपर 2 बिजनेस बस्टिंग और हमारा टॉपिक चल रहा है प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन डिसीजन। प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन डिसीजन, ये हमारा टॉपिक चल रहा है। आज की क्वेश्चन की जो डिटेल्स है मैं आपको दे देता हूँ। देखिए, आपके पास XYZ 3 प्रोडक्ट हैं। और पर यूनिट एक्सपेंसेस आपको गिवन है। पर यूनिट चार्जेस। देखिए, मटेरियल आपके पास हो जाता है 18 का, 24, 30। वेजेस हो जाती है आपके पास 795 की, 7, 9 और 5 रुपीज़। ये पर यूनिट है चार्जेज। वेरिएबल ओवरहेड आपके पास हो जाता है वेरिएबल एक्सपेंसेस। ये आपके पास हो जाता है 2 रुपीज़, 3 रुपीज़ और 5 रुपीज़। फिक्स ओवरहेड हो जाता है 589। यहाँ पे टोटल कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है। टोटल कॉस्ट पर यूनिट है आपके पास, यहाँ पे ये हो जाती है आपके पास 32, 44 और 49 रुपीज़। सेलिंग प्राइस आपको गिवन है पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपका होता है 40, 60, 80। और प्रोडक्शन यूनिट है आपके पास प्रोडक्शन यूनिट है आपके पास 4000, 2000 और 5000। Company wants to discontinued one product and guarantee is that production and sales in rupees of two
2 other product will rise by 50%. 50%. Company wants to discontinue product X. As per it appears to be the least profitable. Do you agree? To this scheme? देखिए क्वेश्चन की जो डिटेल्स है आपके सामने है, मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। हमारे पास 3 प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई और प्रोडक्ट जेड। यहाँ पे पर यूनिट एक्सपेंसेस आपको गिवन है। तो वेरिएबल कॉस्ट, अगर टोटल कॉस्ट हम देखें प्रोडक्ट की तो 32 रुपीज़, 44 रुपीज़ और 49 रुपीज़ पर यूनिट कॉस्ट दे रखी है। सेलिंग प्राइस आपके पास है 40 रुपीज़, 60 रुपीज़ और 80 रुपीज़। तो यहाँ पे देखने में ये सब प्रॉफिटेबल दिख रहे हैं, लेकिन कंपनी चाहती है कि प्रोडक्ट एक्स को बंद कर दिया जाए। और इससे होगा क्या, जो बाकी के अदर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट वाई और प्रोडक्ट जेड, इनकी जो सेल्स है वो 50% इंक्रीज हो जाएगी, जिससे कंपनी को लगता है कि उसको ज़्यादा प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटीज़ है। अब साथ ही आपसे सजेशन मांगा है कि क्या ये जो स्कीम है ये बेटर है प्रोडक्ट एक्स को बंद कर देना, क्या ठीक है, या प्रोडक्ट एक्स के स्थान पर अपन वाई को भी बंद कर सकते हैं, जेड को भी। तो अगर तीनों में से किसी एक प्रोडक्ट को बंद करना हो जिससे कि दूसरे की जो अदर प्रोडक्ट दूसरे हैं बचे हुए, उनकी जो सेल्स है वो 50% इंक्रीज हो जाए, तो इन तीनों में से किस प्रोडक्ट को प्रोडक्शन हमें बंद कर देना चाहिए, ये आपको बताना है। तो देखिए इसके लिए हम सबसे पहले प्रॉफिट कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। अगर आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाते तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, अगर प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाता है तो। लेकिन हमारे इस केस में एक प्रॉब्लम आएगी, हमारे पास फिक्स कॉस्ट यूनिट के हिसाब से नहीं है। तो देखिए अगर फिक्स कॉस्ट नहीं है तो इस केस में कोई बात नहीं, क्योंकि ये जनरली अमाउंट में होनी चाहिए, अमाउंट में गिवन नहीं है, तो भी आप कंट्रीब्यूशन के बेस पे डिसीजन ले सकते हो। पहली कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकें। अगर प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर सकते हो तो उस केस में आप कंट्रीब्यूशन को बेस मानकर भी डिसीजन ले सकते हो। तो देखिए पहले हम ये देखते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है प्रेजेंट कंडीशन में। Computation of contribution when no product is discontinued। देखिए ये कैलकुलेशन हम कब कर रहे हैं, जब हमने किसी भी प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू नहीं किया है, हम तब प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन कर रहे हैं। यानी कि प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई और प्रोडक्ट जेड तीनों ही प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में देखिए हम 3 कॉलम बनाते हैं, प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई और प्रोडक्ट जेड के लिए। लास्ट में एक टोटल वाला कॉलम और बना देते हैं। फर्स्ट कॉलम का नाम दे देते हैं पर्टिकुलर,
यूनिट रख देते हैं। यूनिट हमारे पास है 4000, 2000, 5000। देखिए यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट हमें गिवन है 4000, 2000, 5000। ये यूनिट्स हैं, ये यूनिट हमने यहाँ पे शो कर दी। अब हम देखते हैं मटेरियल, लेबर और वेरिएबल एक्सपेंसेस। पर यूनिट एक्सपेंसेस आपको गिवन है। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए कि कंट्रीब्यूशन हमें कितना हो रहा है। मटेरियल 18 रुपीज़ पर यूनिट लग रहा है एक्स के केस में, तो एक्स की यूनिट है 4000। 4000 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 18 से। 4000 मल्टीप्लाई बाई 18 तो आप 72,000 एक्सपेंसेस कर रहे हैं। मटेरियल का अगर देखें, लेबर का देखें तो देखिए वेजेज आपकी 7 रुपीज़ पे कर रहे हैं, तो 7 रुपीज़ को मल्टीप्लाई कर दीजिए 4000 से। तो 4000 मल्टीप्लाई बाई 7, 28,000 आप पे कर रहे हैं वेजेस के लिए। वेरिएबल एक्सपेंसेस 2 रुपीज़ पर यूनिट है, 4000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8000 आप पे कर रहे हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपके पास आ जाती है, इन तीनों का टोटल कर दीजिए। टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगी आपकी 72 + 28 + 8000, यानी कि 1,08,000। ये आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो जाती है। इसी तरह अगर वाई यूनिट की देखें तो वाई यूनिट की टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 24 आप मटेरियल के पे कर रहे हैं, तो 24 × 2 ये 48,000 हो जाती है। 9 रुपीज़ है 2000 यूनिट के लिए, तो 18,000 लेबर हो जाती है, और 3 रुपीज़ वेरिएबल कॉस्ट है, तो 6,000 वेरिएबल कॉस्ट हो जाती है। 48 + 18 और +6 ये हो जाते हैं 72,000 वेरिएबल कॉस्ट। इसी तरह जेड यूनिट के लिए देख लेते हैं। 30 × 5 ये हो जाता है 1,50,000 हो जाता है ये, और 5 रुपीज़ 25,000 ये हो जाता है। नेक्स्ट फिर से 25 हो जाता है। टोटल 2 लाख रुपीज़ हम कॉस्ट पे कर रहे हैं। इन सब की अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट देखें हम, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाती है 72 + 48 + 150, ये हो जाती है 2,70,000। 28 + 18 + 25 71,000 आपके पास लेबर चार्जेज हो जाते हैं। 8 + 6 5 25, ये हो जाता है 39,000। टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो जाती है 1,08,000, 72 और 2 लाख, 3,80,000। तो देखिए यहाँ पे आपने टोटल वेरिएबल कॉस्ट पता कर ली है। अब आपको क्वेश्चन में सेल्स भी गिवन है। अगर हम देखें हमारे पास सेल्स कितनी है, तो सेलिंग प्राइस आपको क्वेश्चन में गिवन है। देखिए 40 रुपीज़, 60 रुपीज़ और 80 रुपीज़, ये हम यहाँ पे लिख देते हैं। 40 रुपीज़, 60 रुपीज़ और 80 रुपीज़, ये आपका सेलिंग प्राइस है। आप अगर इनको सेलिंग प्राइस से मल्टी कर दें यूनिट को, तो आपके पास सेल्स आ जाएगी। तो 4000 को 40 से मल्टीप्लाई किया आपने, तो 1,60,000 आपके पास सेल्स आ जाती है। सेल्स में से आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दीजिए, तो आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे पास हो जाता है 52,000। और 1,20,000 की सेल है। 120 में से अगर आप 72 लेस करते हैं, तो 48,000 का आपका कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाता है। इसी तरह 5 × 8 ये 4 लाख हो जाती है आपकी सेल्स। 4 में से आप 2 लाख लेस करते हैं, तो 2 लाख आपका कंट्रीब्यूशन हो जाता है। थर्ड केस में टोटल कंट्रीब्यूशन देखें तो 52, 48 और 2 लाख, टोटल कंट्रीब्यूशन हो जाता है 3 लाख।
तो देखिए ये कंडीशन तब है जब हम प्रोडक्ट एक्स वाई जेड तीनों की तीनों हम बना रहे हैं, इनका प्रोडक्शन और सेल दोनों ही कंपनी कर रही है। तो उस कंडीशन में हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो फिलहाल प्रेजेंट कंडीशन में 3 लाख है एक्स वाई और जेड तीनों को मिलाकर। अगर ये तीनों प्रोडक्ट चालू रहते हैं एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड तीनों का कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो कंट्रीब्यूशन होता है 3 लाख। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट जो भी है तीनों केस में क्वेश्चन सेम है भाई, फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम रहती है, फिक्स कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं होते। तो इसलिए हम यहाँ पे जो बेस डिसीजन लेंगे वो कंट्रीब्यूशन के बेस पे लेंगे। फिलहाल हम देख रहे हैं कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो 3 लाख है। अब साथ ही एक चीज़ और कैलकुलेट कर लेते हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो यानी कि किस में हमें कंट्रीब्यूशन ज़्यादा मिल रहा है या प्रॉफिट कितना ज़्यादा हो रहा है वो देख लेते हैं। तो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है C/S मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो कंट्रीब्यूशन हमारे केस में है 52,000 डिवाइडेड बाय सेल्स 1,60,000। ये आपका कंट्रीब्यूशन है, ये आपकी सेल्स है, मल्टीप्लाई बाय 100 करके आप पीवी रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट केस में 52,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000 इंटू 100 आपके पास 32.50% ये कंट्रीब्यूशन आता है। सेकंड केस देखें अगर हम तो 48,000 आपका कंट्रीब्यूशन है, सेल्स है आपकी 120 इंटू कर दीजिए 100 से, तो 48 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100 ये आपके पास 40% पीवी रेशो आ जाता है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। और लास्ट केस में अगर आप देखें तो कंट्रीब्यूशन आपका 2 लाख है डिवाइडेड बाय 4 लाख सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, तो आप पाएंगे 50% आपका कंट्रीब्यूशन है। तो देखिए जेड के केस में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन पीवी रेशो मिल रहा है, वाई के केस में भी मिल रहा है। सबसे कम प्रॉफिट वॉल्यूम जो हो रहा है आपको पीवी रेशो वो आपको एक्स के केस में हो रहा है। तो ये हमने देख लिया, बहुत ही बढ़िया बात है। अब ये जो कैलकुलेशन हमने अमाउंट में की है मैं आपको बता दूं पर यूनिट कॉस्ट में भी कर सकते हैं, और अगर पर यूनिट कॉस्ट में करते हैं तो वहां हमें ज़्यादा इजी पड़ती है ये कैलकुलेशन। अगर आप इस कैलकुलेशन को पर यूनिट कॉस्ट पे कैलकुलेट करोगे तो ये बहुत इजी पड़ती है। आपकी इच्छा है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया है ठीक इसी तरीके से हम इसको बहुत शॉर्ट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए सेल्स एक्स वाई और जेड आपके पास 3 यूनिट है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट यहाँ पे दे रखी है 40, 60 और 80। तो 40 रुपीज़, 60 रुपीज़ और 80 रुपीज़ ये आपने सेलिंग प्राइस ले ली। लेस कर दीजिए इसमें से वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, लेस इसमें से कर दीजिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट में ये तीनों आ जाएंगे, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, तीनों ही वेरिएबल कॉस्ट है। तो 18 + 2 20 हो जाते हैं, 20 + 7 27 एक्स की वेरिएबल कॉस्ट हो जाती है। कंट्रीब्यूशन एक्स का आ जाता है 13 रुपीज़। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट आपकी कंट्रीब्यूशन हो जाती है, तो कंट्रीब्यूशन 13 रुपीज़ पर यूनिट आ जाता है। इसी तरह वाई के केस में आप देखिए 24 और ये 12 हो गए यानी कि 36। तो 60 में से 36 आप लेस कर दीजिए, 24 रुपीज़ आपके पास कंट्रीब्यूशन आ जाता है वाई के केस में। इसी तरह आप जेड के केस में देखेंगे तो 35.5 ये 40 रुपीज़ हो जाता है, और 40 रुपीज़ आपका कंट्रीब्यूशन आ जाता है। तो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन अगर आप चाहें तो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप ये कैलकुलेट करते हैं तो आपको ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो इतना बड़ा कैलकुलेट किया है आपने, ये सब कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पर यूनिट कैलकुलेशन करते हैं तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही केस में आपका आंसर सेम आएगा। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपने कैलकुलेट कर लिया है। अब अगर आप पीवी रेशो कैलकुलेट करेंगे तो पीवी रेशो भी सेम आएगा। पीवी रेशो के लिए आप यही फार्मूला यूज़ करेंगे, C/S मल्टीप्लाई बाय 100। C का मतलब यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है, S का मतलब सेल्स है, यानी कि कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो आपके पास पीवी रेशो जो आएगा वो सेम आएगा। जैसे कि इस केस में हम देखें, एक्स के केस में 13 बाई सेल्स हो जाती है आपकी 40 इंटू 100। एक्स के केस में आपने जो कंट्रीब्यूशन लिया वो 13 रुपीज़ लिया, एक्स की सेल थी 40 रुपीज़, 13 बाई 40 इंटू 100 आपने करके देखा तो आप पाएंगे कि 13 बाई 40 इंटू 100 आपका कंट्रीब्यूशन आता है 32.5%। यहाँ पे भी आप देखिए कंट्रीब्यूशन सेम आ रहा है। इसी तरह अगर आप वाई के केस में देखेंगे तो वाई का केस है 24 कंट्रीब्यूशन, सेल्स है 60 इंटू 100,
तो आप पाएंगे 24/60 × 100 ये आपका 40% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वाई के केस में। जेड के केस में आप देख लीजिए 40/80 × 100 तो कॉन्ट्रीब्यूशन सेम होता है 50%। तो एक्स वाई जेड का कॉन्ट्रीब्यूशन सेम आएगा अगर आप पर यूनिट की कैलकुलेशन करेंगे या अमाउंट में कैलकुलेशन करेंगे तो भी सेम आएगा। दोनों में से किसी भी एक बेस पे आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों मेथड समझाए हैं, लेकिन अभी ये जो क्वेश्चन है आधा ही है। आधा क्यों है? क्योंकि अभी हमने प्रेजेंट कंडीशन देखी है व्हेन नो प्रोडक्ट इज डिसकंटिन्यूड। जब एक्स वाई जेड तीनों में से कोई भी प्रोडक्ट डिसकंटिन्यूड नहीं होगा तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज़्यादा हो रहा है कितना? 3 लाख रुपए। ये प्रेजेंट कंडीशन है। चलो हमने ये देख लिया, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पे हमने ये देख लिया कि 3 लाख रुपए प्रेजेंट कंट्रीब्यूशन मिल रहा है हमें जो अभी कंट्रीब्यूशन मिल रहा है कितना मिल रहा है? 3 लाख रुपए। ये हमने अमाउंट में देखा था। अब इसी चीज को अगर हम पर यूनिट कैलकुलेशन के हिसाब से कैलकुलेट करें तो देखिए यहाँ पे एक्स वाई और जेड ये हैं, और यहाँ पे हम कितनी यूनिट बना रहे हैं एक्स की? 4000 यूनिट आप एक्स की बना रहे हैं, 2000 वाई की बना रहे हैं, और जेड की यूनिट आप 5000 प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये यूनिट प्रोड्यूस्ड है, यूनिट प्रोड्यूस्ड। कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट की अगर हम बात करें तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है 13 रुपीज़, 24 रुपीज़ और 40 रुपीज़। कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट से यूनिट प्रोड्यूस को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा 4000 × 13 तो ये 52,000 कॉन्ट्रीब्यूशन मिल रहा है आपको एक्स से। वाई से अगर बात करें तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 24 48,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन आपको वाई से मिल रहा है, और जेड से मिल रहा है 5000 × 40 यानी कि 2 लाख का कॉन्ट्रीब्यूशन। टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन 3 लाख। when no product is discontinued, ये टोटल कंट्रीब्यूशन होता है। तो देखिए टोटल कंट्रीब्यूशन हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन ये उस कंडीशन में है जब कोई भी प्रोडक्ट आपका डिसकंटिन्यूड नहीं होगा। मैंने आपको दोनों मेथड से करके बता दिया। आप अमाउंट में कैलकुलेशन करना चाहें तो इससे पहले वाले मेथड से कर सकते हैं, और अगर इन यूनिट में आप कैलकुलेशन करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं। वैसे इन यूनिट से कैलकुलेशन करना ज़्यादा बेटर है, इसमें टाइम कम लगता है, कन्फ्यूजन कम होगा। अब हम बात कर लेते हैं अगर हम एक्स को डिसकंटिन्यूड कर दें तो क्या होगा। सही है, तो यहाँ पे करते हैं व्हेन प्रोडक्ट X is discontinued, sorry, when product X is discontinued। तो देखिए Y और Z प्रोडक्ट ये बनाएंगे और इनकी जो सेल्स है वो देखिए 50% अप हो जाएगी। बाकी के जो अदर प्रोडक्ट है उनकी जो सेल्स है वो कितने परसेंट अप हो जाएगी? 50%। तो यहाँ पे देखिए वाई और जेड की जो सेल्स है वो 2000 की जगह यूनिट सेल्स होगी वाई की जेड 3000 और जेड के लिए 7500। तो 50% जो सेल्स है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें जो यूनिट है वो 3000 और 7500 यूनिट प्रोड्यूस और सेल करनी पड़ेगी। कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट जो मिलेगा, यूनिट प्रोड्यूस्ड है ये, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ये आपको मिलेगा कितने रुपए? 24 और 40 रुपीज़ वाई और जेड के केस में। तो 3000 × 24 ये 72,000 कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा आपको प्रोडक्ट वाई से। लेकिन ये कब मिलेगा? ये तब मिलेगा जब आपकी एक्स की जो प्रोडक्ट की सेल और प्रोडक्शन है आप बंद कर दें, प्रोडक्ट एक्स को बंद कर दें। तो उससे होगा क्या? वाई और जेड जो प्रोडक्ट हैं इनकी सेल्स 50%
इंक्रीज हो जाएगी। तो 2000 में आप 50% इंक्रीज करके देखिए 3000 यूनिट सेल होने लगेगी और जेड की 5000 की जगह कितनी यूनिट सेल होने लगेगी 7500। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 24 और 40 है वाई और जेड का, ये आपने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया है। पर यूनिट प्रोडक्शन कंट्रीब्यूशन ये है तो 3000 यूनिट का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 72000 होगा और 7500 मल्टीप्लाई बाय आप 40 कर लीजिए तो जो कंट्रीब्यूशन मिलेगा आपको 3 लाख का कंट्रीब्यूशन मिलेगा प्रोडक्ट जेड से। टोटल कंट्रीब्यूशन 3,72,000 होता है, सही है। ये इफ प्रोडक्ट एक्स इज डिसकंटिन्यूड एंड sales of other product will increase 50%, will increase by 50%। तो इससे आपको जो कंट्रीब्यूशन होगा, देखिए अभी जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है टोटल वो 3 लाख का हो रहा है, लेकिन अगर आप एक्स को बंद कर देंगे तो वाई और जेड की जो सेल्स है वो 50% इंक्रीज हो जाएगी और आपको जो कंट्रीब्यूशन मिलेगा वो 3,72,000 मिलेगा। फिक्स कॉस्ट दोनों केस में सेम रहेगी। अब एक्स की ये तो आंसर तो मिल गया क्वेश्चन का, लेकिन एक क्वेश्चन और पूछा गया है इसी क्वेश्चन में कि अगर एक्स की जगह वाई और जेड प्रोडक्ट को बंद कर दें तो क्या इससे भी ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है क्या? तो वो भी देख लेते हैं हम। तो फर्स्ट केस हमने देख लिया, सेकंड केस देख लिया। अब आप यहाँ पे इस आंसर को कहीं ना कहीं मेंशन कर लीजिए जिससे कि हम ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर पाएँ। तो फर्स्ट केस व्हेन ऑल प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, जब एक्स वाई जेड तीनों ही प्रोडक्ट चालू हैं तो उस केस में आपको जो टोटल कंट्रीब्यूशन मिल रहा है वो मिल रहा है 3 लाख, ये टोटल कंट्रीब्यूशन है। व्हेन एक्स इज डिसकंटिन्यूड, अगर एक्स को डिसकंटिन्यूड कर देते हैं तो आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना हो गया है 372। थर्ड केस हम ले लेते हैं व्हेन वाई डिसकंटिन्यूड, व्हेन वाई इज डिसकंटिन्यूड। और थर्ड केस ले लेते हैं व्हेन जेड इज डिसकंटिन्यूड। तो एक एक बार सारे प्रोडक्ट को हम डिसकंटिन्यू करके देख लेते हैं। फिलहाल हमने एक्स को डिसकंटिन्यू किया है तो उससे जो कंट्रीब्यूशन है 3 लाख से इंक्रीज होकर 372 हो गया है। अब ये जो आंसर था फाइनल आंसर हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, जब भी जरूरत पड़ेगी यहाँ से ले लेंगे। When प्रोडक्ट y is discontinued, प्रोडक्ट y को डिसकंटिन्यूड करें तो फायदा क्या होगा? देखिए जो x और z हमारे पास अदर प्रोडक्ट केवल 2 रहेंगे, यूनिट प्रोड्यूस जो होगी तो देखिए x की यूनिट फिलहाल कितनी बना रहे हैं 4000, लेकिन 50% सेल्स इंक्रीज हो जाएगी तो 6000 यूनिट सेल होने लग जाएगी। इसी तरह z की 5000 यूनिट सेल कर रहे हैं तो 50% इंक्रीज होने के बाद 7500 यूनिट सेल होने लग जाएगी। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारे पास अभी कितना हो रहा है? तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट x के केस में है 13 रुपीज़ और z के केस में है 40 रुपीज़। टोटल कंट्रीब्यूशन आपका कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन जो मिलेगा हमें 6000 इंटू 13 78,000 का कंट्रीब्यूशन मिलेगा। 7500 इंटू 40 रुपीज़ पर यूनिट 3 लाख का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे मिलता है। टोटल कंट्रीब्यूशन होता है 3,78,000। $3,78,000 का कंट्रीब्यूशन मिलेगा। ये कब मिलेगा? अगर प्रोडक्ट वाई जो है वो डिसकंटिन्यूड हो जाए तो। अब एक बार जेड को भी डिसकंटिन्यूड करके देखते हैं। अगर प्रोडक्ट जेड को हम डिसकंटिन्यूड कर दें तो जो हमें कंट्रीब्यूशन मिलेगा वो हम देख लेते हैं कितना मिलेगा। तो उस वक्त हमारे पास जो
प्रोडक्ट होंगे वो केवल एक्स और वाई होंगे। व्हेन प्रोडक्ट जेड इज डिसकंटिन्यूड, यूनिट प्रोड्यूस्ड आ जाती है। यूनिट कितनी बनाएंगे एक्स की, तो देखिए एक्स की 4000 से इंक्रीज होकर कितनी हो जाएगी, 50% इंक्रीज हो जाएगी, 6000 यूनिट सेल करेंगे। 2000 से इंक्रीज होकर ये हो जाएगी 3000। पर यूनिट कंट्रीब्यूशन यहाँ पे 13 है, वाई के लिए 24 है, ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो जाता है आपका। मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को तो ये कंट्रीब्यूशन आ जाता है। 6000 इंटू 13 ये 78,000 का कंट्रीब्यूशन मिलेगा प्रोडक्ट एक्स से। और प्रोडक्ट वाई से अगर हम देखें तो 3000 इंटू 24 72,000 का कंट्रीब्यूशन मिलेगा। टोटल आपका कंट्रीब्यूशन हो जाता है 1,50,000। ये टोटल कंट्रीब्यूशन हो जाता है आपका। $1,50,000। तो देखिए अगर तीनों प्रोडक्ट चालू रहते हैं तो हमें केवल जो कंट्रीब्यूशन मिलेगा वो 3 लाख का मिलेगा। प्रोडक्ट एक्स बंद करते हैं तो 3,72,000 का कंट्रीब्यूशन मिलेगा। प्रोडक्ट वाई बंद करते हैं तो 3,78,000 का कंट्रीब्यूशन मिलेगा। और प्रोडक्ट जेड बंद करते हैं तो हमें जो कंट्रीब्यूशन मिलेगा टोटल वो मिलेगा 1,50,000 का। तो यहाँ पे हम अब सिचुएशन को बहुत अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट तब होगा जब प्रोडक्ट वाई को डिसकंटिन्यूड कर दे, क्योंकि उस कंडीशन में जो कंट्रीब्यूशन मिलेगा वो सबसे ज़्यादा मिलेगा 3,78,000। और हर कंडीशन में फिक्स कॉस्ट जो रहेगी वो सेम रहेगी। तो ज़्यादा बेटर होगा कि प्रोडक्ट एक्स को बंद करने से अच्छा है हम प्रोडक्ट वाई को डिसकंटिन्यूड कर दें। उससे जो प्रॉफिट इंक्रीज होगा वो एक्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। और प्रोडक्ट जेड को लेके चलना तो कंपलसरी है। प्रोडक्ट जेड को कंपनी को कभी भी बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जो कंट्रीब्यूशन मिल रहा है वो सबसे ज़्यादा मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा आंसर होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि प्रोडक्ट एक्स की जगह अगर प्रोडक्ट वाई को डिसकंटिन्यूड कर दें तो ये कंपनी के लिए बेटर होगा। इससे जो कंट्रीब्यूशन मिलेगा वो सबसे ज़्यादा मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको ज़्यादा अच्छा लगा होगा और इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है अब आप निश्चित रूप से सॉल्व कर पाएंगे। फिर मिलते हैं। थैंक यू गाइज, सी यू अगेन। हाँ तो स्टूडेंट्स, हम AFM के सेकंड पेपर में बिजनेस बस्टिंग जो पेपर है इसमें प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन डिसीजन से रिलेटेड क्वेश्चंस देख रहे थे। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया होने वाला है। इसमें आपको एक नया टॉपिक भी जानने को मिलेगा आज। तो देखिए आज का जो क्वेश्चन है उसकी डिटेल मैं आपके सामने रख देता हूँ। वॉल्यूम ऑफ सेल्स ये आपको गिवन है 50, 60, 70, 80, 90 और 100। सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपको यहां पे गिवन है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट यहाँ पे आपको गिवन है 4 रुपीज़, 3.80, 3.70, 3.60, 3.40 और 20। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट ₹2 पर यूनिट एट ऑल लेवल।
तो जितने भी प्रोडक्शन के अलग अलग लेवल हैं उन सभी पे जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो आपकी ₹2 पर यूनिट रहेगी। फिक्स कॉस्ट की अगर हम बात करें तो फिक्स कॉस्ट आपके पास 24,000 रहेगी। फिक्स कॉस्ट ₹24,000 एट ऑल लेवल ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन के जितने भी स्तर है अलग अलग उन सब पे जो फिक्स कॉस्ट रहेगी वो आपकी 24,000 रहेगी। तो देखिए वेरिएबल कॉस्ट आपको गिवन है, फिक्स कॉस्ट आपको गिवन है, सेल्स भी आपको गिवन है। अब आपको करना क्या है, तो ये कह रहा है प्रिपेयर ए स्टेटमेंट showing prepare a statement showing incremental revenue and differential cost. Incremental revenue and differential cost at each of the above level। तो ये जो अलग अलग सेल्स के लेवल्स दे रखे हैं इन सब पे आपको जो कॉस्ट है और जो रेवेन्यू है, एडिशनल कॉस्ट और एडिशनल जो रेवेन्यू है वो आपको एनालिसिस करनी है और आपको ये बताना है कि जो बेस्ट आपको प्रोडक्शन करना चाहिए और सेल करनी चाहिए वो किस लेवल पे करनी चाहिए कंपनी को। देखिए मैं आपको फिर से क्वेश्चन समझा दूं, यहाँ पे आपको सेल्स के अलग अलग लेवल्स दे रखे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 50% लेवल, 60% लेवल, 70%, 80%, 90% और 100% लेवल पे सेल्स दी हुई है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपको अलग अलग है हर लेवल पे। वेरिएबल कॉस्ट सब पे सेम है, फिक्स कॉस्ट सब पे सेम है और आपसे पूछा गया है कि किस लेवल पे कंपनी को प्रोडक्शन करना चाहिए, कौन से लेवल पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, आपको ये बताना है। और साथ ही इस क्वेश्चन में जो मैक्सिमम यूनिट है वो दी हुई है 100% पे, वो आपके पास कैपेसिटी है 60,000। तो 100% कैपेसिटी है आपके पास में 60,000 यूनिट। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे अब स्टेटमेंट को नाम दे देते हैं। सबसे पहले तो स्टेटमेंट ऑफ इंक्रीमेंटल रेवेन्यू and differential cost analysis। तो देखिए आपने सबसे पहले तो जो स्टेटमेंट आप तैयार कर रहे हैं उसको नाम दिया। इसके बाद यहाँ पे हम कैपेसिटी देख लेते हैं कि हमारी जो कैपेसिटी है वो किस लेवल पे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो 50% पे आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, 60% पर, 70% पर, 80% के लिए, 90% के लिए और 100% के लिए। तो ये लेवल्स हैं हमारे पास। अब हम देख लेते हैं यूनिट, हम कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके पास 100% में 60,000 यूनिट है। तो ये आपने 100% में 60,000 यूनिट दिख ली कि आप इतनी प्रोड्यूस एंड सेल करेंगे। 90% में कितनी होगी, तो 60,000 का 90% आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ पे आपके पास 54,000 यूनिट होगी। 60% का 60,000 का 80% आप कैलकुलेट कर लीजिए तो 48,000 आप यहाँ पे प्रोड्यूस एंड सोल्ड करेंगे। 70% लेवल पे आप कितना करेंगे, तो 60,000 का 70% आप कैलकुलेट कीजिए, 42,000 यूनिट आप यहाँ पे प्रोड्यूस एंड सेल करेंगे। 60,000 का 60% आप कैलकुलेट कीजिए
तो यहाँ पे आप 36,000 यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड करेंगे और 50% पे आप 30,000 यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हमने यूनिट की कैलकुलेशन कर ली है। इसके बाद सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपको गिवन है, तो आप सेल्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखिए सेल्स आप कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, सेलिंग प्राइस आपको अलग अलग लेवल पे अलग अलग प्राइसेस गिवन है, आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए यूनिट से। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन में 30,000 यूनिट अगर आप 50% लेवल पे सेल करते हैं तो 4 रुपीज़ की रेट से सॉल्व करेंगे। तो 30,000 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 30,000 इंटू 4, तो 1,20,000 आपके पास सेल्स रेवेन्यू आ जाएगा। इसी तरीके से 36,000 की अगर आप यूनिट सेल करेंगे 60% पे, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 3.80 से। तो 36,000 इंटू 3.80, तो ये 1,36,800 में आप सेल कर देंगे यूनिट। 70% लेवल की बात करें तो 3.70 रुपीज़ की रेट से आप सेल करेंगे 42,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 3.70, तो ये 1,55,400 रुपीज़ की आप रेवेन्यू जनरेट करेंगे। 3.6 की रेट से 48,000 यूनिट सोल्ड करेंगे तो रेवेन्यू जनरेट आपके पास हो जाएगा 1,72,800। 3.40 की रेट से आप 54,000 यूनिट सेल करेंगे तो आपके पास रेवेन्यू जनरेट हो जाता है 1,83,600। और 6,000 यूनिट आप 3.20 रुपीज़ की रेट से सेल करके 60,000 यूनिट आप 3.20 रुपीज़ पर यूनिट की रेट से सेल करके 1,92,000 का जो रेवेन्यू है वो जनरेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने सेल्स कैलकुलेट कर ली है। सेल्स कैलकुलेट करने के बाद क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। आप वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट कर लीजिए। फिक्स कॉस्ट आपके पास है, तो फिक्स कॉस्ट है हमारे पास, ये वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है हमारे पास। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों का टोटल आ जाएगा आपके पास, तो टोटल कॉस्ट हो जाती है। इसके बाद आप इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू फिर इंक्रीमेंटल कॉस्ट आ जाती है आपके पास, या डिफरेंशियल कॉस्ट आ जाती है आपके पास, और लास्ट में आप कैलकुलेट कर लेते हैं प्रॉफिट। तो इस तरीके से देखिए 1 2 3 4 5 6 कॉलम आपको तैयार करने हैं। ये लास्ट वाला कॉलम है, तो एक बार हम देख लेते हैं आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है लास्ट कॉलम। तो लास्ट कॉलम को हम एक बार चेक कर लेते हैं, ये आप देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। उम्मीद है ये कॉलम आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा अब। बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये कॉलम अब आपको दिख रहा होगा। तो देखिए वेरिएबल कॉस्ट आपकी मैं आपको बता दूं 2 रुपीज़ पर यूनिट है और यूनिट आपने बनाई 30। अब हर केस में देखिए जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 2 रुपीज़ पर यूनिट है। वेरिएबल कॉस्ट 2 रुपीज़ पर यूनिट है, यूनिट आपके पास यहाँ पे है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। 30,000 इंटू 2 60,000 आपके पास वेरिएबल कॉस्ट हो जाती है। 36,000 इंटू 2 72,000 यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट हो जाती है। 40,000 इंटू 2 करेंगे तो 84,000 यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी आपके पास। 48,000 इंटू 2 96,000 वेरिएबल कॉस्ट पाएंगे। एंड 54 इंटू 2 यू विल फाइंड वेरिएबल कॉस्ट रुपीज़ 1,04,000। एंड if you multiply 2 rupees variable cost with the unit of 60,000, you will find variable cost at 1,20,000. फिक्स कॉस्ट अगर हम देखें तो फिक्स कॉस्ट हमारे पास है 24,000 इन ईच केस। तो 24,000 24,000 24,000, तो हर केस में अपने को 24,000 वेरिएबल कॉस्ट लेनी है। किसी भी लेवल पे आप प्रोडक्शन करें तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है। अगर दोनों का टोटल कर दें तो हमारे पास टोटल कॉस्ट भी अवेलेबल हो जाएगी। तो 60,000 प्लस 24,000 आपके पास हो जाता है 84,000। 72 प्लस 24 ये आपके पास हो जाता है 96,000 कॉस्ट। 84 प्लस 24 यहाँ पे 1,08,000 की कॉस्ट हो जाती है आपके पास। 96 प्लस 24,000 ये आपके पास हो जाती है 1,20,000 कॉस्ट।
1,04,000 प्लस 24, यहाँ पे आपके पास हो जाती है 1,28,000 की वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी टोटल कॉस्ट, और 120 प्लस 24 1,44,000, ये आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाती है। तो देखिए आपने टोटल कॉस्ट भी कैलकुलेट कर ली। अब आप इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 84, 96, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 12,000। तो देखिए 96 इंक्रीज हो गई, कॉस्ट कितनी इंक्रीज हो गई 12,000। अब 96 से आप 1,08,000 कंपेयर करें तो 96 माइनस 108 ये आपकी 12,000 फिर से इंक्रीज हो जाती है कॉस्ट। यहाँ पे फिर से आप देखेंगे 12,000 आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे फिर से आप देखेंगे 12,000 आपकी इंक्रीज हो रही है कॉस्ट, नहीं 12,000 नहीं हो रही है, 8,000 ही हो रही है कॉस्ट इंक्रीज। और क्या ये सही है? बिल्कुल ये सही भी है। यूनिट तो आपकी 6,000 बढ़ी थी, तो 54 इंटू 2 ये 1,08,000 होगा, ये होगा आपका 1,32,000। तो 12,000 आपकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट इंक्रीज होगी और यहाँ पे भी आपकी जो कॉस्ट इंक्रीज होगी वो 12,000 होगी। तो आप देख सकते हैं हर केस में जो हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है वो 12,000 हो रही है। अब इसी तरीके से आप ये जो कॉस्ट इंक्रीज हो रही है ये यहाँ पे आपको इंक्रीज करनी है कॉस्ट में, रेवेन्यू थोड़ी इंक्रीज हो रहा है। रेवेन्यू तो अभी देखेंगे हम, अभी तो हमने चेक ही नहीं किया। तो ये जो आप कॉस्ट में इंक्रीज करिएगा, ये जो कॉस्ट इंक्रीज हुई है यहाँ पे इंक्रीज हुई है, रेवेन्यू अभी हम चेक करेंगे। तो देखिए आपने डिफरेंशियल कॉस्ट देख लिया है, कॉस्ट में जो डिफरेंस आ रहा है ये आपके डिफरेंशियल कॉस्ट हो जाती है 12,000। तो 84 से 96 कॉस्ट हो गई, मतलब 12,000 का डिफरेंस आ गया है और ये प्लस हुई है 12,000। इसी तरह 96 से इंक्रीज होकर ये हो गई 1,08,000, तो यहाँ पे फिर से 12,000 का डिफरेंस आया। 1,08,000 से इंक्रीज होकर यहाँ पे कॉस्ट हो जाती है 120, यानी कि 12,000 फिर से इंक्रीज हो रही है कॉस्ट। फिर 120 से इंक्रीज होकर 132 हो जाती है, तो फिर से इंक्रीज हो रही है 12,000। 132 से इंक्रीज होकर 144 हो जाती है, तो कॉस्ट फिर से 12,000 इंक्रीज हो रही है। तो हर लेवल पे जो कॉस्ट है आपकी 12,000 इंक्रीज हो रही है। अब देखते हैं रेवेन्यू कि रेवेन्यू भी क्या इंक्रीज हो रहा है, और रेवेन्यू अगर इंक्रीज हो रहा है तो कितना रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए आपका रेवेन्यू था 1,20,000, सेल्स को रेवेन्यू कहते हैं। तो 1,20,000 से इंक्रीज होकर रेवेन्यू हमारे पास हो जाता है 1,36,800, यानी कि हमारा जो रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है वो 16,800 रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। सर ये 16,800 कैसे आया? तो आप फिर से चेक कर सकते हैं कि 1,36,800 में से आपने लेस कर दिया 1,20,000 को, तो आपके पास जो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू है वो आया 16,800। तो अब आप देख सकते हैं कि इस लेवल पे यानी कि 50 से 60% लेवल पे अगर हम पहुंचते हैं तो हमें जो रेवेन्यू इंक्रीज होता है वो 16,800 इंक्रीज हो रहा है। रेवेन्यू इंक्रीज होने का मतलब है इनकम इंक्रीज होना, तो इनकम जो इंक्रीज हो रही है वो 16,800 इंक्रीज हो रही है, और जो कॉस्ट इंक्रीज हो रही है वो 12,000 इंक्रीज हो रही है। तो इस केस में हमें प्रॉफिट होगा। इसी तरह नेक्स्ट लेवल पे देखिए आपका रेवेन्यू 1,36,800 से इंक्रीज होकर हो जाता है 1,55,400, यानी कि आपका इंक्रीज कितना हो गया रेवेन्यू? तो हम रेवेन्यू देख लेते हैं। 1,36,800 से इंक्रीज हो गया 18,600। 18,600 जो रेवेन्यू है वो आपने इंक्रीज कर लिया है 1,55,400 माइनस 1,36,400। क्या बात है, नीनों में गए। 1,55,400 माइनस 1,36,800, 18,600, ठीक है। 18,600 आपका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो रही है 12,000, तो यहाँ पे भी आपको प्रॉफिट है, यानी कि आप ये लेवल पे भी आप प्रोडक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो आपका जो रेवेन्यू है 155,400 से इंक्रीज होकर हो जाता है 1,72,800। तो कितना इंक्रीज हो गया रेवेन्यू हम देख लेते हैं। 17,400 यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा है और कॉस्ट इंक्रीज हो रही है केवल 12,000, तो आपको यहाँ पे भी प्रॉफिट हो रहा है, तो ये भी आपको प्रोडक्शन करना चाहिए। अब आगे देखते हैं कि 183,600 माइनस 172,800, तो
तो 183,600 में से आप 172,800 लेस कर दीजिए तो आपका इंक्रीमेंटल रेवेन्यू हो जाता है 10,800। तो यहाँ पे हमें जो रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है 10,800 हो रहा है, जबकि कॉस्ट जो इंक्रीज हो रही है वो 12,000 हो रही है। तो आप देखेंगे इनकम इंक्रीज हो रही है कम और कॉस्ट इंक्रीज हो रही है ज़्यादा, तो इस केस में हमें लॉस होगा। तो यानी कि हमें जो प्रोडक्शन करना चाहिए वो यहीं तक करना चाहिए। तो आप 80% तक ही प्रोडक्शन जारी रखिए। बोले सर अभी क्लियर नहीं हुआ, तो क्लियर नहीं हुआ तो एक तरीका और है जिससे हम इसको क्लियर कर सकते हैं। 1,92,000 आपका लास्ट रेवेन्यू है, इसमें से आप लेस कर दीजिए 183,600, तो आपको जो रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे 8,400 हो रहा है, कॉस्ट इंक्रीज हो रही है 1,200। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निश्चित रूप से आपको लॉस होगा। अब बोले सर डिसीजन कैसे लें कि किस लेवल पे प्रोडक्शन करना चाहिए, तो वैसे भी मैंने आपको बता दिया जहाँ तक आपको प्रॉफिट हो रहा है आप प्रोडक्शन करते चलिए। तो यहाँ पे आप देखिए आपका सेल्स इंक्रीज हो रही है ज़्यादा, कॉस्ट इंक्रीज हो रही है कम, तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा। यहाँ पे भी आपकी जो रेवेन्यू है 18,600 इंक्रीज हो रहा है, जबकि कॉस्ट इंक्रीज हो रही है 12,000, तो यहाँ पे भी आपको प्रॉफिट होगा। 17,400 यहाँ पे आपको रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे कॉस्ट इंक्रीज हो रही है केवल 12,000, तो यहाँ पे भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये भी आपको प्रोडक्शन करना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे 10,800 रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, जबकि कॉस्ट इंक्रीज हो रही है 12,000, तो यहाँ पे आपकी जेब से पैसे लग जाएंगे और लॉस होगा। इसी तरह यहाँ पे भी रेवेन्यू कम इंक्रीज हो रहा है, कॉस्ट ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे भी आपको लॉस होगा। बोले सर ये भी समझ में नहीं आया, तो आप देखिए अब आप सीधा सीधा प्रॉफिट कैलकुलेट कर लीजिए, इससे बेस्ट तरीका हो ही नहीं सकता। आपके पास सेल्स है 120 और आपके पास कॉस्ट है 84, तो अगर आप सेल्स में से कॉस्ट लेस कर दें 120, आपके पास कॉस्ट है 1,20,000, इसमें से लेस कर दीजिए 84,000 कॉस्ट, ये रही, तो आपके पास जो प्रॉफिट आ रहा है वो 36 आ रहा है। यानी कि अभी आपको जो प्रॉफिट हो रहा है 36,000 हो रहा है, कब? 50% सेल्स पे। इसी तरह आप 60% पे आप कैलकुलेट कर दीजिए, आपकी टोटल सेल्स है 1,36,800, इसमें से लेस कर दीजिए आप टोटल कॉस्ट 96,000, तो आपको जो प्रॉफिट होगा वो होगा 40,800। तो आप देखिए यहाँ पे आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है ना, यानी कि आपको करना चाहिए। नेक्स्ट सेल है आपकी 1,55,400, यहाँ पे टोटल कॉस्ट है आपकी 1,08,000, ये आपकी टोटल कॉस्ट है, ये आपकी सेल्स है, तो सेल्स में से टोटल कॉस्ट लेस कर दीजिए 155,400, इसमें से लेस कर दीजिए 1,08,000, तो आपके पास प्रॉफिट हो रहा है 47,400। नेक्स्ट भी सेम ऐसे कीजिए, 172 में से लेस कीजिए 1,20,000, 1,72,800 सेल्स है, इसमें से लेस कर दीजिए आप 1,20,000 कॉस्ट, तो 52,800 का आपको प्रॉफिट हो रहा है। और आगे अगर आप देखिए तो 1,83,600 आपकी सेल्स है, इसमें से लेस कर दीजिए आप टोटल कॉस्ट 132, तो 1,32,000 अगर आप लेस करेंगे तो आपका प्रॉफिट हो जाता है 51,600। और 192 में से 1,92,000 में से आप लेस कर दीजिए 1,44,000 कॉस्ट, तो आपके पास 48,000 का प्रॉफिट आ जाता है। अब आप इजीली एनालिसिस कर सकते हैं, जहां पे आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है आप वो काम कीजिए। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हमें कहाँ हो रहा है, तो 52,800, ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है, तो निश्चित रूप से आपको इस लेवल पे प्रोडक्शन करना चाहिए। तो इस लेवल पे आप प्रोडक्शन देखिए, आप निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आपको किस लेवल पे हुआ है, तो आप पाएंगे कि ये जो है 80%, यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 48,000 यूनिट आपको प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड करनी चाहिए। उस कंडीशन में आपको जो प्रॉफिट होगा वो 52,800 का होगा, जो कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है। तो इस तरीके से आप इंक्रीमेंटल रेवेन्यू और डिफरेंशियल कॉस्ट स्टेटमेंट को तैयार कर सकते हैं। ये एक बढ़िया टेक्निक है ये पता करने के लिए कि किस लेवल पे आपको प्रोडक्शन एंड सेल करनी चाहिए। तो थैंक यू गाइज, फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। सी यू अगेन।